हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से हमारी ये सीरीज़ चलने वाली है। देश विदेश में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उन सभी को डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि उन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन अब एग्जामिनर अंदर घुस के पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत करेंगे। ये फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांति के अलग अलग पार्ट बनेंगे और सभी कुछ एक एक फैक्टर फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वे कौन से लोग थे जिनके लिए फ्रांसीसी क्रांति करनी पड़ी और क्या ज़रूरत पड़ी फ्रांसीसी क्रांति की, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम डिटेल से करेंगे। इतनी डिटेल से आज तक किसी ने नहीं आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बस आपको मैं कहानी की तरह याद करा दूंगा, आपको याद रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी बात जो मैं बोलूँगा उसके ध्यान से सुनते जाना। आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, बिल्कुल जैसे एक कहानी चल रही हो आपके सामने, ठीक है ना। एकदम ऐसे लगेगा आपको कि आपके सामने ही फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो दोस्तों, बात 1774 के आसपास की है। 1774 में बुर्बो राजवंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुई 16, ठीक है। इस लुई 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, यानी कि 1774 में फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 16। उस समय इसकी उम्र केवल 20 साल थी। अब ये मज़े की बात है कि 20 साल की उम्र में ये फ्रांस का राजा बन जाता है। और तभी इसका विवाह ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, एंटोनेट, उससे इसका विवाह हो जाता है। अब जब ये राज्य का उसका फ्रांस का राजा बनता है तो ये पाता है कि राज्य का सारा राजकोष खाली था। अब ये सोचता है कि राज्य का राजकोष खाली कैसे हुआ, राजा तो ये बना, इससे इसका मतलब इससे पहले भी कोई राजा होगा जिसने फ्रांस का सारा राजकोष खाली कर दिया। अब उसका कारण इसने ये पाया कि लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। जहाँ से फ्रांस को अर्निंग होती थी, जो भी फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे, वे सब नष्ट हो चुके थे, क्योंकि लंबे समय से फ्रांस में युद्ध भी चल रहे थे। इसी कारण फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली हो गया था। अब फ्रांस का राजकोष तो खाली हो ही चुका था, लेकिन जो उसके खर्चे थे वे तो बराबर होंगे भाई। राज्य का राजमहल भी था और राज दरबारों की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब लुई 16 के काल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, ठीक है। समझते रहना बात को भाई। ब्रिटेन जो था वो अमेरिका पे राज करता था पहले, और अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांगी कि भाई मेरे 13 उपनिवेश ब्रिटेन ने कब्जाए हुए हैं और इन्हें आप मेरे आज़ाद करा दो ब्रिटेन के इससे। तो फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करी। अब अमेरिका की सहायता तो कर दी, फ्रांस ने खुद फंस गया। कैसे? अब ये देखो, जब इसने 13 उपनिवेशों को इसके आज़ाद करवा दिया तो इस युद्ध के चलते ही फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और आ गया। भाई फ्रांस ने तो अपने दम पे आज़ाद कराए थे वे, अब फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का और कर्ज जुड़ गया। और 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले ही चढ़ा हुआ था, तो कुल बोझ कितना हो गया? यानी कि 12 अरब लिब्रे का इस पे कर्ज हो गया फ्रांस पे। और अब आकर जो कर्जदाता थे जिन्होंने फ्रांस को कर्ज दिया था, वे फ्रांस से 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जिस कारण फ्रांसीसी सरकार पर दबाव बढ़ता गया तथा अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में फ्रांसीसी सरकार को देना पड़ा। और नियमित खर्चे यानी रोजाना के सेना के रख रखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो जाती है। परंतु फ्रांसीसी सरकार का करों में वृद्धि करने वाला कदम भी काफ़ी नहीं था। अब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें 3 स्टेट कहा जाता था। और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। उन तीनों स्टेट में कौन कौन आते थे? पहला स्टेट जो था, जिसे प्रथम स्टेट कहा जाता था, उसमें आते थे पादरी वर्ग के लोग, यानी कि जितने भी पादरी वर्ग समुदाय के लोग थे वे सभी प्रथम स्टेट में आते थे। वे भी कर नहीं देते थे, ठीक है। कर कौन देता था? केवल तीसरे स्टेट के लोग। अब जो हमारे दूसरे स्टेट में आते हैं वे थे कुलीन वर्ग, यानी कि जो अच्छे खासे अमीर लोग थे, कुलीन थे, संपन्न थे बिल्कुल, वे दूसरे स्टेट में आते थे। तीसरे स्टेट में कौन कौन आते थे? तीसरे स्टेट में थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि। और इसके बाद आते थे किसान और कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर व नौकर। अब ये जो तीसरे स्टेट के अंदर जितने भी लोग मैंने आपको बताए हैं, ये सभी कर देते थे। इन सभी से फ्रांसीसी सरकार जो है कर वसूलती थी। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से कोई कर नहीं वसूला जाता था, जिस कारण लोगों में विरोध उत्पन्न होने लगा। परंतु फ्रांस की पूरी आबादी में केवल 90% लोग किसान थे।
अब केवल का प्रयोग मैंने 90% के साथ आप किया, आप सोच रहे होंगे कि 90% तो बहुत होते हैं। हाँ बहुत होते हैं, लेकिन 90% किसान थे, लेकिन उनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। बात ये थी मेन। अब इसमें आगे जो आपको बताया जा रहा है उसको बड़ा ध्यान से सुनिए कि 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि मालिकाना हक किसानों के पास नहीं था। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। समझ रहे हो? यानी कि जो अमीर लोग थे और कुलीन वर्ग था, और जो पादरी या चर्च के रहने वाले लोग थे, उन्हीं का अधिकार था 60% ज़मीन पर। तो लगभग 40% ज़मीनों पे ही किसानों का मालिकाना हक था। समझ रहे हो ना अब मैंने क्यों किया वहाँ पर केवल 90% का इस्तेमाल। इसी के साथ पहले जो दो वर्ग मैंने आपको बताए थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनके लोग जो थे, एक तो पादरी वर्ग और एक कुलीन वर्ग, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे, जिन्हें जन्मना अधिकार कहा जाता था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो होता था इनका, वो था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इन लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी कि भाई राज्य जो है इन दोनों वर्गों के लोगों से कोई कर नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है। और इनके बाद कुलीन वर्ग जो था उसको कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। अन्य सामंती विशेषाधिकार क्या हो सकते हैं सोचो भाई। कुलीन वर्ग को यह अधिकार भी प्राप्त था कि वह किसानों से सामंती कर भी वसूल करता था। यानी कि सामंती कर यानी कि जैसे कि किसान अपने स्वामी की सेवा में सेवा करते थे, और उनके स्वामी के घर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए किसान लोग बाध्य थे। इसी कारण सामंती कर भी किसानों को ही देना पड़ता था। किसे? ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इन लोगों को यह विशेष अधिकार प्राप्त था। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो सन 1715 की बात है। उस समय फ्रांस की जनसंख्या कुल 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। अब जब संख्या बढ़ी तो लोग बढ़े, यानी कि खाने वाले बढ़े, और उसी कारण फ्रांस में अनाज उत्पादन की कमी हो जाती है। अब फ्रांस के पास अनाज उत्पादन की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जिस कारण जिन लोगों के पास अनाज था वे लोग अपना काला बाजारी करना शुरू कर देते हैं, और महंगाई काफ़ी तेज़ी से एकदम बढ़ जाती है। और फ्रांस के अधिकतर लोग कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी जो थी वो मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी तो मालिक तय कर ही रहे थे, अब महंगाई तो दमादम बढ़ रही थी, मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। समस्या ये भी थी, और इसी समस्या के कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी, जिस कारण रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था वहाँ पर। और ऐसे इस तरह के संकट या इस तरह के जीविका संकट कह सकते हैं, प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इस तरह के संकट मानो हर साल आते ही रहते थे। हालांकि इससे पहले भी कर बढ़ाने को लेकर व अकाल के समय किसान और कामगार लोग जो थे वे विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास उस टाइम पे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए संसाधन व साधनों की कमी थी, इसलिए वे कामयाब नहीं हो पाए। जबकि तीसरे स्टेट के प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग, उनका ये मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जनमाना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। उन लोगों का ये मानना था कि भाई किसी को अगर जन्म से कोई अधिकार मिला है तो वो उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसकी सामाजिक हैसियत के आधार पर ही उसकी पहचान गठित होनी चाहिए। ऊपर से किसानों से चर्च भी कर वसूलता था, यानी कि चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे हम टाइद कहते हैं, टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर होता है, ये टाइद भी किसानों से ही वसूला जाता था। चर्च इसको वसूलने का काम करता था, और सरकार को तो किसान लोग या तीसरे स्टेट के सभी लोग कर देते ही थे, ये टाइड और अलग से जुड़ गया। तथा इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर बढ़ा दिए गए। इसी कारण इस व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़क उठता है, परंतु राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। करों को प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन होना आवश्यक था, जिस सभा की अध्यक्षता फ्रांस का सम्राट करता था। फ्रांसीसी सम्राट को उस सभा को बुलाने का तो अधिकार था, और उसने बुलाई भी, जैसा कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव व अनुमोदन के लिए एक एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में
एक दूसरे स्टेट से इस बैठक में 300 प्रतिनिधि शामिल हुए और आमने सामने की कतारों में बैठाई गई। तीसरे स्टेट जो था उससे 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए, उन्हें बैठने की भी जगह नहीं दी गई। अब तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे समृद्ध व शिक्षित वर्ग के लोग थे तथा लुई 16 की इस सभा में किसानों, औरतों एवं कारीगरों का आना प्रवेश उनका वर्जित ही था, बिल्कुल, मतलब उनका आना मना था। फिर भी उन्होंने 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर उस बैठक में उपस्थित थे। ठीक है। इस बैठक में एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को केवल एक ही मत देने का अधिकार था, यानी कि पूरा जो एक वर्ग है, पूरे लोगों का समूह जो है, उसमें से केवल एक ही वोट दिया जा सकता है। और इसी प्रथा का पालन करना लुई 16 की भी मजबूरी बन गई थी। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी कि भाई अब की बार हम पूरी सभा खुलकर मतदान करेगी, यानी कि जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार होगा, सभी को। कोई भी एक वर्ग द्वारा एक मतदान नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक एक मतदान होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसका मिसाल के तौर पर रूसों ने भी अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। परंतु फ्रांसीसी सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे वे विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं। अब तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वे खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे तथा इन्होंने कुछ समय बाद अपने आप को स्वयं ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तथा जिस वक्त नेशनल असेंबली फ्रांस का संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, उधर पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई लोगों की और महंगाई आसमान को छूती चली गई। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ से सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और जिस कारण क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया और उस बास्तील के किले को नेस्तो नाबूद कर दिया। इस घटना के बारे में कहा यह जाता है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल था, बहुत ही ज़्यादा। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और उधर से अफवाह यह फैली कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया है, जिस कारण लगभग 7,000 औरतें और मर्द एक टाउन हॉल के सामने जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया जाता है। उस जनसेना का गठन करने के बाद वे हथियारों की खोज में सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर जाते हैं तथा सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है और बास्टील के किले की जेल को तोड़ डालता है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तथा देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल जाती है कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया तथा लगान संबंधी सभी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया था। अब कुलीन लोग जो थे वे बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए थे इस कारण, तथा बहुत से जो लोग थे कुलीन वर्ग के, वे तो पड़ोसी देश में जाकर बसे थे, वहाँ जाकर शरण ली थी। तथा अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई। देखा दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है। जो माहौल आज देश में चल रहा है ना, जो माहौल आज की सरकारों ने इस देश में पैदा किया हुआ है, वो उस माहौल को आप इस सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्ट करके देख सकते हो। वहाँ भी किसानों का दमन हुआ था, यहाँ भी किसानों का दमन हो रहा है। वहाँ पर किसानों ने क्या हाल किया और यहाँ पर क्या हाल हो सकता है, ठीक है ना। तो जिस देश का संविधान उसके लोगों को शक्ति देता है ना, तो वहाँ की सरकारें झुकने पर मजबूर हुई हैं आज तक और आगे भी होती रहेंगी।
तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 था ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2। इस फ्रांसीसी क्रांति को पूर्ण करने के बाद हम रूसी क्रांति को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताइए अपना फीडबैक, आपको वीडियो और कंटेंट कैसा लगा। कुछ नया करने की कोशिश की थी, तो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।